तो दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का फिर से। और अभी हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, यानी कि भारत की ऐसी सभ्यता जो कि बहुत ही ज़्यादा विकसित थी। और हालांकि इसे जब तक इस सभ्यता का खोज नहीं हो पाया था तब तक ये माना जा रहा था कि भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की जब खोज हुई तो ये फिर ये तय हुआ कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता और विकसित सभ्यता भारत की है। तो हड़प्पा सभ्यता के अगर हम काल की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारा अलग अलग दिया है, लेकिन कार्बन 14 तिथि निर्धारण के हिसाब से हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम माना जाता है वो 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है। और सभ्यता जो यानी कि हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा बता दें कि ये पाकिस्तान में वर्तमान पाकिस्तान में ये एक क्षेत्र है। और इसके ज़िले का नाम है मांट मोंगरी, और ये रावी नदी के किनारे पर स्थित क्षेत्र है हड़प्पा वर्तमान समय में। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ ये था कि 1820-30 या फिर लगभग वही 1820 से 25 के बीच पंजाब प्रांत में लोग क्या कर रहे थे, ये क्योंकि पंजाब प्रांत का हिस्सा है ये हड़प्पा, तो यहाँ पे जो लोग थे वो घर बनाने के लिए मिट्टी का खुदाई कर रहे थे कि भाई मिट्टी निकाल के हम ईंटा बनाते हैं और अपना घर बनाएंगे। तो सडनली क्या हुआ, वहाँ बहुत सारा ईंटा मिला तो लोग बड़ा खुश हो गए, यार चलो अच्छा हुआ है ना कि हमको ईंटा मिल जा रहा है। तो अब भाई चमत्कार ही है, क्योंकि हम सिर्फ मट्टी खोद रहे थे ईंटा बनाने के लिए और हमको ईंटा मिल गया। तो ऐसी दशा में मतलब लोग बड़ा खुश हुए और घर बनाने लग गए। तो धीरे धीरे ये बात चार्ल्स मेसन नाम के एक आदमी को पता चला 1826 ईस्वी में। तो उन्होंने इन्फॉर्म किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्योंकि चार्ल्स मेसन ब्रिटिश अधिकारी थे। तो उन्होंने बताया कि भाई वहाँ पे कुछ ऐसा है कि वहाँ ऐसा देखने को मिल रहा है कि वहाँ बहुत सारे ईंटा मिल रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे कोई सभ्यता दबा हुआ हो। तो चार्ल्स मेसन के भी ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले इस क्षेत्र का मुआयना किया। इसके बाद 1856 ईस्वी में क्या होता है, अलेक्जेंडर कनिंघम ये इस जगह का संरक्षण करते हैं। उससे पहले एक घटना घटता है। घटना ये घटता है कि 1856 के समय में ही कराची से लाहौर के लिए रेल लाइन का निर्माण किया जाता है। तो बर्टन बंधु, ये दो ब्रदर होते हैं, बर्टन ब्रदर्स, जिनके द्वारा इस जगह की सूचना सरकार के को पहुंचाई जाती है। तो बर्टन बंधुओं के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्होंने कब सरकार को इसकी सूचना दी थी, तो 1856 में ही दी थी। तो 1856 में ही फिर अलेक्जेंडर कनिंघम क्या करते हैं, इस जगह का सर्वेक्षण करते हैं। और 1856 में और 1861 में भारत में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो हड़प्पा सभ्यता है उसके उदयकाल की तो हम बात कर ही चुके हैं। अब स्थिति की बात करेंगे, कहाँ कहाँ मिला और इसके जो प्रमुख स्थान है उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उस समय सामाजिक स्थिति क्या थी, यानी कि लोगों की आर्थिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी, व्यापार और वाणिज्य का क्या स्थिति था। साथ ही साथ इस सभ्यता का कैसे पतन हुआ, इस पर भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, है ना। तो ये इसकी रूपरेखा ऐसे तैयार हुई धीरे धीरे। फिर 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने, जो कि भारतीय इतिहासकार पुरातत्व थे, उन्होंने हड़प्पा स्थल का उत्खनन किया। और उस कारण इस पूरे सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा को ही खुदाई किया गया था। और इसी समय यानी कि 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा सिंध में मोहनजोदड़ो क्षेत्र की खुदाई की जाती है। अब हम अगर इस क्षेत्र के भौगोलिक विस्तार की बात करें तो आप देख सकते हैं, जैसे कि नक्शा है ये, तो इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा विस्तार रहा है हड़प्पा सभ्यता का, जिसे कि सिंधु सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में तांबे और टिन को मिलाकर कांस्य धातु का निर्माण किया जाता था औजारों के लिए। इसकी वजह से इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम इसके भौगोलिक विस्तार की बात करें तो इसकी आकृति लगभग त्रिभुजाकार थी। और इसका यानी कि जो उस समय की अन्य सभ्यताएं थी, जैसे कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की प्राचीन सभ्यता, इन सबसे बहुत बड़ी सभ्यता थी। यानी कि इसका जो कुल क्षेत्रफल जिसकी हम अगर बात करें तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ था। यानी कि वास्तविक रूप में 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये पूरा सभ्यता फैला हुआ था। और इसका केंद्र स्थल पंजाब यानी कि पाकिस्तान का हिस्सा और सिंधु नदी घाटी में पड़ता है।
और यहाँ से इसका विस्तार क्या हुआ, दक्षिण और पूरब की ओर हुआ, जिसमें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से भी शामिल थे। और इसके अगर हम सबसे उत्तरी हिस्से की बात करें तो ये भारत के जम्मू एंड कश्मीर के मांदा में इसका सबसे उत्तरी हिस्सा है। जबकि अगर इसके दक्षिणी हिस्से की बात करें तो दायमाबाद है। और दायमाबाद कहाँ है, ये पाकिस्तान में ही है, ये देख लीजिए, सॉरी दायमाबाद जो कि भारत में है, महाराष्ट्र में, वहाँ इसका सबसे दक्षिणी हिस्सा है। और इसके अगर हम सबसे पश्चिमी हिस्सा की बात करें तो वो सुतकांगदा डोर है, ये देखिए सुतकांगदा डोर। और इसके सबसे पूर्वी हिस्सा का बात करें तो वो सबसे इसका जो पूर्वी हिस्सा है वो है उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, इसका सबसे पूर्वी हिस्सा है। अब हम भारत में अगर हड़प्पा स्थल की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में मांदा में पाया गया, ठीक है। ये देखिए मांदा को देख सकते हैं, ये है, ठीक है ना, ये मांदा दिख रहा है, ये बिल्कुल थोड़ी सी है, ये मांदा, ये भारत के जम्मू एंड कश्मीर में है। इसके बाद पंजाब में रोपर में है हड़प्पा कालीन क्षेत्र। और हड़प्पा क्षेत्र मतलब इस पूरे सभ्यता को हड़प्पा नाम से इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा में खुदाई हुआ। तो चूँकि ये एक सभ्यता का प्रारूप स्थल है, यानी कि जिसे हम और अंग्रेज़ी में टाइप साइट बोलते हैं, इसके लिए चूँकि प्रारूप स्थल हड़प्पा है, इसके लिए इस पूरे सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहता है, कहा गया। और इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि ये सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में फली फूली और विकसित हुई, इसके लिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो हम बात कर रहे थे भारत में हड़प्पा स्थल के, तो जम्मू एंड कश्मीर में मांदा है, उसके बाद पंजाब में रोपड़ क्षेत्र है, राजस्थान में कालीबंगा यानी काले रंग की चूड़ियाँ कहा जाता है इसे, और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। गुजरात की बात करें तो यहाँ पे लोथल, धोलीवाड़ा, सुरकोदटा और रंगपुर रोजदी, ये गुजरात में ये क्षेत्र पाएगा। अगर हम पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान में ये स्थल कहाँ कहाँ हैं, तो बलूचिस्तान में मेहरगढ़ और सुतकांगदेडोर हैं। तो मेहरगढ़ की बात करें तो हड़प्पा से बगल में ही है, और सॉरी मोहनजोदड़ो के बगल में है। और तो बलूचिस्तान में है मेहरगढ़ और सुतकांगदेडोर। जबकि पश्चिमी पंजाब की बात करें तो यहाँ पे हड़प्पा और सरायखेल है, और सिंध में मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो और बालाकोट है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप स्थिति हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और मेहरगढ़ की, ठीक है। तो मेहरगढ़ जैसे बताया आपको, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान सिंध में है। और अगर इनके हम प्रमुख शहर की बात करें तो उसमें शामिल है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली जो कि हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है, और सुतकांगेदोर, सुरकोदता, ये दोनों कहाँ हैं। सुरकोदता जो है ये गुजरात में है, और सुतकांगेदोर की बात करें तो ये बिल्कुल पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित है ना। अब हम थोड़ी सी बात कर लें जो ये यहाँ के जो प्रमुख दो शहर हैं जिनसे ज़्यादा जो ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनमें पहला है हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा में यहाँ पे क्या हुआ था कि धान यानी कि अनाज रखने वाले 6 कोठार मिले थे, यानी कि 6 कमरे मिले थे बड़े बड़े, जो कि हर कमरा 15.23 मीटर लंबा था और 6.09 मीटर चौड़ा था। और इस प्रकार के 6 कोठार मिले थे हड़प्पा से। जबकि अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो में 2 चीज़ मिले, एक तो विशाल स्नानागार मिला और दूसरा अनाज रखने का कोठार मिला, यानी कि 2 चीज़ यहाँ मोहनजोदड़ो पे बहुत ही ज़्यादा मिला। ये देख सकते हैं आप, ये जो टाइप है ये मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार है, जिसकी जो लंबाई थी ये 11.8 मीटर लंबी थी और 7.01 मीटर चौड़ी, और इसकी गहराई जो थी वो 2.43 मीटर ये गहरी थी। और अगर हम इसकी बात करें स्नानागार की, तो इसको देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ शायद तो विशाल स्नानागार की हम बात करें तो जैसा कि बताया आपको कि जो इसकी लंबाई थी 11.8 मीटर और 7.01 मीटर चौड़ाई और 2.43 मीटर की इसकी गहराई थी। तो ये ईंटों के स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है। और यहाँ के इस विशाल स्नानागार हैं, इसके दोनों सिरों पर नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और बगल में कपड़े बदलने के लिए 2 कमरे बने हुए थे, और पास के ही कमरे में एक बड़ा सा कुआं है। और इससे पानी निकालकर हौज में डाला जाता रहा होगा, और हौज के दोनों ही
कोनों में पानी निकालने के लिए जगह बनाया गया है। और ये माना जाता है कि जो ये विशाल स्नानागार है ये क्योंकि धर्मानुष्ठान संबंधित स्नान के लिए बना रहा होगा, जो कि लगभग भारत में हर धार्मिक कार्य के लिए आवश्यक रहा है। और जैसा कि बताया, मोहनजोदड़ो की जो दूसरी चीज़, वो सबसे बड़ी स्मारक जिसका नाम, जिसमें अनाज रखा जाता था, तो इसका कोठार ये 45.71 मीटर लंबा था और 15.23 मीटर चौड़ा था। साथ ही अगर हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात करें, दोनों नगर, तो इन दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे, यानी कि एक ऊंचा इलाका और एक सामान्य नगर, इस टाइप का बसाव था यहाँ पे। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे मतलब जैसा नगर नियोजन था कि एक बड़ा सा दुर्ग है, उसके बगल में सामान्य नगर है, तो माना जा सकता है कि जो बड़ा सा दुर्ग रहा होगा उसमें जो शासक वर्ग रहा होगा, हालांकि क्योंकि अब तक हड़प्पा सभ्यता की भाषा जो कि भावात्मक है और चित्रात्मक दोनों है, अब तक पढ़ी नहीं जा सकी, तो क्लियर नहीं हो सका है और इस पे अब तक काम चल रहा है। तो ये माना जा सकता है कि वहाँ पे जो समाज को नियंत्रित करते रहे होंगे या फिर जो शासक वर्ग रहे होंगे वो उस दुर्ग में रहते रहे होंगे। साथ ही साथ अगर हम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, यानी कि हड़प्पा काल की सभ्यता की अगर हम बात करें, तो यहाँ जल निकासी की बहुत ही बेहतर व्यवस्था थी और लगभग जितने भी नगर थे और नगर के जितने भी छोटे और बड़े मकान थे, सब में आंगन हुआ करते थे और स्नानागार हुआ करते थे। और कालीबंगा के जो अधिकांश घर मिले हैं उसमें लगभग हर घरों में कुआं मिला है। साथ ही साथ जो घरों का गंदा पानी है वो बहकर बाहर नालियों में गिरता था और जो नालियाँ होती थी वो ईंट और पत्थर से ढके रहते थे तथा इन मोरियों में मेन होल भी बने रहते थे। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता की अगर हम एक और बात करें जो सबसे प्रमुख है, तो यहाँ पे पके हुए ईंटों का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा मतलब विशेष है, क्योंकि लगभग जितने भी नगर यहाँ मिले हैं हड़प्पा में, सभी घर में पके हुए ईंटों का प्रयोग किया गया। हाँ, सिर्फ कुछ एक ऐसा जगह है जैसे कि कालीबंगा, तो यहाँ कच्ची ईंट से बने मकान मिले हैं, साथ ही साथ चबूतरे भी मिले हैं जो कि कच्ची ईंटें के बनाए गए थे। और अगर हम हड़प्पा सभ्यता के कृषि के बारे में बात करें, तो यहाँ पे कृषि बहुत ही उन्नत अवस्था में था और इसका उदाहरण हम इस बात से स्पष्ट कर सकते हैं कि बहुत ही उन्नत अवस्था में था, क्योंकि जब एक इतिहासकार यहाँ आया था ईसा पूर्व 4वीं सदी ईस्वी में, जो सिकंदर का था, तो उसने ये कहा था कि ये देश यानी कि सिंधु का क्षेत्र उस समय भारत में बहुत ही उपजाऊ क्षेत्रों में गिना जाता था। ये बात अलग है कि वर्तमान में इस प्रदेश में जहाँ पे कि हड़प्पा और लोथल वगैरह हैं, यहाँ पे अभी बारिश कम होती है, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा बारिश होती थी, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कृषि कार्य होता था। साथ ही साथ सिंधु सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, राई, मटर आदि अनाज उगाते थे और साथ ही साथ ये 2 किस्म के गेहूं और जौ उगाते थे और इसके अलावा तिल और सरसों भी उपजाने का कार्य करते थे और कपास की खेती करने का श्रेय हड़प्पा वासियों को ही दिया जाता है। और यूनान, जिनसे कि हड़प्पा वासियों का व्यापार चलता था, उन लोगों ने कपास को सिंडन नाम दिया। सिंडन इसलिए क्योंकि सिंधु क्षेत्र से इसको ले जाया करते थे, तो इसे सिंडन नाम दिया। तो वहाँ से साबित होता है कि ये कपास की कृषि करते थे। साथ ही साथ यहाँ पे सेमल ये आप जानते होंगे, जिसे होलिका दहन में जो एक अंदर पेड़ डाला जाता है जिसके लाल लाल फूल होते हैं, वो भी पेड़ यहाँ पाए जाते थे, सेमल। ठीक है, तो ये कृषि का हो गया कि ये मतलब गेहूं, जौ, राई, मटर आदि उगाया करते थे। साथ ही साथ ये 2 किस्म के गेहूं और तिल और सरसों भी उपजाने का ये कार्य करते थे। एक चीज़ ये भी है कि सिंधु सभ्यता में हल के अवशेष कहीं पर भी नहीं मिले हैं, लेकिन कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, यहाँ पे जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और बनवाली यानी कि हरियाणा के हिसार से टेराकोटा या मिट्टी के बने हुए हल के फाल मिले हैं, उसको आप देख सकते हैं। ये तो मतलब ये हाल मिले मतलब ऐसे, जैसे मैंने कहा कि ये हालांकि जोते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं वो कालीबंगा से मिले हैं, जबकि बनवाली से टेराकोटा या मिट्टी के बने हुए हाल के फाल मिले हैं। तो ये सब मिट्टी वाले हैं और ये जो बगल में रखा गया है वो
संकेत के तौर पर रखा गया है इसे। और हड़प्पा वासी क्या करते थे, फसल काटने के लिए पत्थर के हंसिए का प्रयोग करते थे। ये देखिए कुछ इस टाइप का संरचना जो कि मिला है मोहनजोदड़ो से, वो ये है। तो हम बात कर रहे थे कृषि की, है ना। तो फसल काटने के लिए जैसे बताया आपको कि हड़प्पा वासी क्या करते थे, पत्थर के हंसिए का प्रयोग करते थे। और गुजरात के लोथल में चावल उगाया जाता था और साथ ही साथ यहाँ हाथी पाला जाता था। ध्यान दीजिएगा, गुजरात के लोथल में। इसके कुछ साक्ष्य इस प्रकार से हैं। तो हम बात कर रहे थे पशुपालन की। तो देखिए हड़प्पा वासी क्या करते थे, ये बैल, गाय, बकरी, भैंस, भेड़ और सूअर पालते थे। साथ ही साथ यहाँ पे कुंवर, ये जो कुबड़ वाला सांड होता था वो बहुत ही ज़्यादा विशेष इनको प्रिय था, कुबड़ वाला सांड। ये देखिए, ये मतलब मोहनजोदड़ो में स्थित है, ये बना के सब, मतलब जो उस, ये प्रतिरूप है, रियल नहीं है ये, ठीक है। ये मोहरों में वो मिलता है। ये देखिए, मतलब ये कुबड़ वाला सांड इनको बहुत ज़्यादा प्रिय था। साथ ही साथ यहाँ पे कुत्ते और बिल्ली दोनों के पैरों का निशान मिले हैं। इसका मतलब ये है कि कुत्ते और बिल्ली पाले जाते थे। साथ ही साथ गधे और ऊँट भी पाले जाते थे बोझा ढोने के लिए। हालांकि घोड़े के अस्तित्व के कुछ साक्ष्य यहाँ पे मिले ज़रूर हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो से कुछ साक्ष्य मिला है और लोथल से घोड़े की एक मतलब मृण्य मूर्ति मिली है। और यानी कि ये कहा जा सकता है कि वहाँ पे घोड़े रहे होंगे, लेकिन इसका अब तक स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। और ये कहा जा सकता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कहीं से भी घोड़े पर केंद्रित नहीं थी, ठीक है। अब हम यहाँ अगर व्यापार की बात करें तो उसमें शामिल है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ की शिल्प, यानी शिल्पकारी की काम जो किया जाता था उसमें। तो इसमें क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे और जिसे मृद भांड कहा जाता है। साथ ही साथ ईंटे का निर्माण किया जाता था और मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। फिर कृषि आधारित शिल्प थे और राजगिरी भी यहाँ किया जाता था। फिर लकड़ी पर आधारित उद्योग स्थित थे यहाँ। और प्रस्तर कला यहाँ पे विकसित थी, क्योंकि प्रस्तर कला यानी कि पत्थर का उद्योग, क्योंकि क्या था, ये बहुत बड़ी मात्रा में सिल या मोहरे बनाने का काम करते थे। तो इससे स्पष्ट है कि यहाँ पे प्रस्तर उद्योग विकसित था। और जैसा कि हम शिल्प गतिविधि की बात कर रहे थे, तो बात करते हैं मिट्टी पर आधारित शिल्प की। मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन। तो इस सभ्यता में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में लाल धारीदार मिट्टी के बर्तन मिले हैं और जो कि चाक से निर्मित हुआ करते थे। तो ये देखिए, इस प्रकार के मृदभांड हुआ करते थे जो कि लाल धारीदार मृदभांड मिले हैं और ये चाक मिट्टी से निर्मित होते थे। साथ ही साथ इनकी जो सतह थी वो मोटी हुआ करती थी और इनके सतह को रंगने के लिए पशु पक्षियों, पेड़ पौधों और मानव आकृतियाँ और ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ जो दूसरा इनका शिल्प था वो था ईंट निर्माण, जिसकी हम बात करें तो कुछ इस प्रकार का ईंट वहाँ का है। और ये कच्ची और पक्की दोनों प्रकार के ईंटों का निर्माण यहाँ पे किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में, और बहुत ही ज़्यादा मजबूत ईंट हुआ करता था ये। इसके बाद मृण्य मूर्तियाँ यानी कि मिट्टी की मूर्ति भी यहाँ बनाए जाते थे। और इस सभ्यता में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में बहुत ही भारी मात्रा में मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें पशुओं के साथ साथ विभिन्न मानव की आकृतियाँ शामिल हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध आकृति मातृ देवी की है, ठीक है। अब कृषि आधारित शिल्प की बात करें तो यहाँ पे चूँकि कपास की खेती होती थी और बुने हुए वस्त्र की प्राप्ति हुई है और कताई के लिए तकलियों का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था। मतलब ये है कि जो कृषि आधारित शिल्प था वो समन्वित अवस्था में था। साथ ही साथ बुनकर भी हुआ करते थे जो कि ऊनी और सूती वस्त्र बुनने का कार्य किया करते थे। और यहाँ पे राजगिरी का भी एक जो कि प्रमुख कार्य था किया जाता था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जितने बड़े बड़े मतलब जो आवास मिले हैं तो उनको ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो लोग बिन बनाए बन गया होगा, तो भाई राजगीर रहे होंगे। तो राजगीर यानी कि राजगीर का जो कार्य था प्रमुख कार्य था। साथ ही साथ यहाँ पे काष्ठ आधारित शिल्प भी चल रहा था, क्योंकि बैलगाड़ी का अवशेष मिला है तो बैलगाड़ी बनाए जाते रहे। फिर जहाज़ भी यहाँ बने हैं तो जहाज़ निर्माण हुआ है। और भवन निर्माण के सामग्री के तौर पर लकड़ी के खिड़की और दरवाजे घर में लगाए जाते थे। प्रस्तर कला की बात करें यानी कि पाषाण कला की, तो जो कि पत्थर पर आधारित शिल्प है, तो ये एक पत्थर की मूर्ति मिली है। और धौलीवाड़ा में भवन निर्माण सामग्री के तौर पर पत्थर का बहुत ही व्यापक प्रयोग हुआ है। और
सिंधु सभ्यता से जितने भी मोहरे प्राप्त हुई हैं वो सभी पत्थर से ही यानी कि सेल खड़ी से निर्मित हैं। तो वहाँ पे प्रस्तर कला भी अच्छा उसका विकास था। ठीक है। साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता में धातु आधारित शिल्प का भी अच्छा विकास हो गया था, क्योंकि सिंधु निवासी क्या थे, ये धातु कर्म से भली भांति परिचित थे, क्योंकि ये लोग सोना तांबा चांदी आदि रत्नों से आभूषण बनाने का कार्य करते थे और कांसे के विभिन्न प्रकार के औजारों का निर्माण किया जाता था, क्योंकि ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी और इनको इस कार्य के बारे में पता था। हालांकि ये बात अलग है कि इस सभ्यता में यानी कि हड़प्पा सभ्यता में कांसे के औजार कम मिले हैं। उसका वजह ये था कि तांबे और टिन की उपस्थिति का यहाँ पे कम होना और इनको दूर से मंगाया जाना। और व्यापार की अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में व्यापार बहुत ही ज़्यादा समुन्नत था, क्योंकि यहाँ तो अनाज के कुठार तो मिले ही हैं, साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारी मोहरें मिली हैं। तो उससे ये लगता है कि व्यापार ये लोग करते थे। हालांकि शुरुआत में ये लोग व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से करते थे, बाद में फिर मोहरों का विकास हुआ और यहाँ पे बहुत सारी एक रूप लिपि मिला है और मानकीकृत नाप तौल के सामान मिले हैं। तो जिससे ये लगता है कि ये धातु पत्थर हड्डी आदि का व्यापार करते थे। साथ ही साथ ये लोग व्यापार अफ़गानिस्तान और अपने राज्य के एक राज्य से दूसरे जगह भी किया करते थे हड़प्पावासी। अब हम अगर इनके सामाजिक जीवन की बात करें तो फिलहाल हम व्यापार पे चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कहा कि ये लोग धातु पत्थर हड्डी आदि का व्यापार करते थे। साथ ही साथ अगर इनके हम अन्य व्यापार की बात करें तो इनका व्यापारिक संबंध था वो राजस्थान के एक क्षेत्र से था और अफ़गानिस्तान और ईरान से भी था। और इन्होंने उत्तरी अफ़गानिस्तान में अपने वाणिज्य बस्ती बसाई और जिसके साथ इनका व्यापार जो था वो मध्य एशिया के साथ चला करता था। और इनके नगरों का व्यापार दजला फरात आदि प्रदेश के नगरों के साथ भी चला करता था। साथ ही साथ बहुत सी जो हड़प्पाई मोहरें हैं वो मेसापोटामिया की खुदाई से भी निकली हैं। उससे ये बात साबित होती है कि इनका व्यापार वहाँ चला करता था। और साथ ही साथ ये लोग यानी कि जो हड़प्पा निवासी थे ये लोग मेसापोटामिया निवासियों के बहुत सारे प्रसाधनों का अनुकरण इन्होंने लोगों किया था। और इसके अलावा मेसापोटामिया के पुरालेख में दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है दिलमन और माकन। तो ये दोनों मेसापोटामिया और मेलुहा के बीच में स्थित हैं। साथ ही साथ दिलमन की जो पहचान है अभी वर्तमान की फारस की खाड़ी के बहरीन से की जाती है और माकन ये भी वहीं का एक फारस का एक क्षेत्र है। तो जिससे ही साबित होता है कि इनका व्यापार मेसोपोटामिया के साथ हुआ करता था। अगर हम राजनीतिक संगठन की इनकी बात करें हड़प्पा वासियों की, तो हालांकि इनकी अब तक लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है तो कुछ स्पष्ट कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर नॉर्मली हम देखें तो जैसा इनका सामाजिक व्यवस्था था, क्योंकि दुर्ग दो प्रकार के थे, एक बड़ा दुर्ग और उसके बगल में एक छोटा नगर बसा करता था। तो जो बड़े दुर्ग में रहते थे हो सकता है कि वो छोटे दुर्ग वाले लोगों को कंट्रोल करते रहे हों, लेकिन क्योंकि ऐसा कुछ स्पष्ट उल्लेख नहीं है इसलिए हम ये स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते कि इनका राजनीतिक संगठन क्या रहा होगा, सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति के बारे में। तो आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता में पकी हुई मिट्टी की बहुत सारी स्त्री मूर्तिकाएँ मिली हैं और एक मूर्ति में क्या हुआ है कि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है और ये शायद पृथ्वी देवी की प्रतिमा है और इसके संबंध पौधों के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। इसलिए ऐसा मतलब मानते हैं कि हड़प्पा लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा किया करते थे, जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइरिस की पूजा करते थे। यानी कि सिंधु निवासी जो हैं ये सर्वात्मवादी मालूम होते हैं, जिनमें कुछ पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को पूज्य मानने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। लेकिन इस समय इन्होंने अपने देवताओं के लिए कोई मंदिर नहीं बनाया था। और साथ ही साथ अगर सिंधु घाटी के हम पुरुष देवता की बात करें तो एक पुरुष देवता एक मुहर पर चित्रित किए गए हैं जिसमें उनके सिर पर 3 सींग हैं और एक योगी की ध्यान मुद्रा में एक टांग पर दूसरी टांग डालकर यानी कि पद्मासन मुद्रा में बैठे हैं। साथ ही साथ उनके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गैंडा है और आसन के नीचे एक भैंसा है और पाँव के बगल में 2 हिरण बैठे हैं। और मुहर पर चित्रित देवता को पशुपति महादेव
माना गया है। ठीक है। और लिंग पूजा का जो प्रचलन है उस समय देखा गया, और जो बाद में शिव की आराधना से जुड़ गई थी, यानी कि लिंग पूजा हड़प्पा काल में शुरू हुई और आज भी जारी है, और ये हिंदू समाज में पूजा की विशिष्ट विधि मानी जाती है वर्तमान समय में। साथ ही साथ इस समय वृक्ष और पशुओं की पूजा भी की जाती थी, जिसमें एक सिंग वाला जानवर, जिसे कि यूनिकॉर्न यानी कि जो गैंडा हो सकता है वो, और वृक्ष और मानव के स्वरूप में देवताओं की पूजा किया करते थे हड़प्पा वासी। और जैसा कि बताया आपको कि इन्होंने यानी कि हड़प्पा वासियों ने अपने देवताओं के लिए कोई भी मंदिर का निर्माण नहीं कराया था। ठीक है। और अगर हम हड़प्पा लिपि की बात करें, हड़प्पाई लिपि की, तो हालांकि हड़प्पा सभ्यता वासियों ने लेखन कला का विकास कर लिया था, और इसका जो सबसे पुराना नमूना भारत में मिला वो 1853 ईस्वी में मिला था, और 1923 ईस्वी तक पूरी लिपि मिल गई, लेकिन अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। और कुछ लोग इसे क्या कहते हैं, ये कि या तो द्रविड़ या आद्य द्रविड़ भाषा से जोड़ने का प्रयास करते हैं, जबकि कुछ लोग इसको संस्कृत से जोड़ने का प्रयास करते हैं, तथा कुछ लोग सुमेरी भाषा से। लेकिन जैसा कि बताया आपको, इसके लगभग 4000 नमूने हैं, जिसमें हालांकि इतने लंबे नहीं हैं, आपको दिखा देता हूँ ये पिक। तो जैसा कि कहा कि हड़प्पाई लिपि जो कि कुछ इस प्रकार है, ये चित्रात्मक प्रकार की लिपि, और इसके लगभग 4000 नमूने अब तक मिले हैं। और मतलब जैसा कि कहा कि ये भावात्मक या चित्राक्षर प्रकार की लिपि है, जिसे कि पिक्टोग्राफ कहा जाता है। और इसमें जितने भी चित्र हैं, इसके रूप में लिखा हर अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है, और ये लिपि वर्णात्मक नहीं बल्कि चित्र लेखात्मक है। ठीक है। और अगर हम हड़प्पा सभ्यता के मुख्य चीज़ को, जिसको हम बीच में भूल गए थे, जिसे स्थापत्य कला, उसकी अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा विकसित थी हड़प्पा सभ्यता में स्थापत्य कला। साथ ही साथ यहाँ के जो शहर थे बहुत ही ज़्यादा विकसित थे। तो भारतीय स्थापत्य कला की अगर हम बात करें तो उसका प्रारंभ हमको सिंधु घाटी सभ्यता में ही दिखाई देता है, यानी कि जिस हिसाब से ये बसा था शहर और जैसा नगर नियोजन था, तो ये माना जा सकता है कि सिंधु सभ्यता उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण था। और इन्होंने जो भारतीय उपमहाद्वीप में भवन निर्माण का जो कार्य संपन्न किए, और इसके विकास के पीछे जो प्रथम नगरीकरण संबंधित प्रक्रिया को स्वीकार किया जाता है। और जो सिंधु सभ्यता के जो नमूने या अवशेष मिले हैं, तो उस सभ्यता संबंधित विभिन्न संस्कृति स्थल जैसे कि मोहनजोदड़ो हैं, हड़प्पा हैं, कालीबंगा, धौलीवाड़ा, यहाँ स्थलों पर सब दिखाई देते हैं कि इनकी क्या विशेषता रही है। और जितने भी यानी कि अधिकांश सिंधु स्थल जो हैं वो नगरीय प्रतीत होते हैं, जिनमें सार्वजनिक भवनों के साथ साथ सामान्य जनता के आवासीय ढांचों के अवशेष भी मिले हैं। और साथ ही साथ सार्वजनिक भवनों में विशेष रूप से मोहनजोदड़ो का आपको उदाहरण दिया ही था कि यहाँ पे इस विशाल स्नानागार मिला और अन्य के कोठार मिले। साथ ही साथ मोहनजोदड़ो में प्रमुख दुर्ग के साथ साथ एक सामान्य नगर भी बसा था। और भवन निर्माण सामग्री की अगर हम बात करें तो भवन निर्माण सामग्री के तौर पर सिंधु निवासियों ने मुख्य रूप से निश्चित आकार के कच्ची और पक्की ईंटों का प्रयोग किया। साथ ही साथ अगर हम कच्ची ईंटों के प्रयोग की बात करें तो बताया था आपको कि कालीबंगा में, यानी कि सिर्फ कालीबंगा ऐसी जगह है जहां हड़प्पा सभ्यता के निवासियों ने कच्ची ईंटों का प्रयोग किया है, बाकी सब में पक्की ईंटों का। और पत्थर का प्रयोग अगर हम बात करें तो ये बहुत कम मिला है, जो कि धौलीवाड़ा में मिला है। और लकड़ी का प्रयोग भी जैसा कि बताया आपको कि ये घर में दरवाजे और खिड़की के लिए लकड़ी का प्रयोग किया करते थे। और गारे के रूप में ये लोग मिट्टी के गारे का प्रयोग करते थे। साथ ही साथ जो मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार मिला है, वहाँ फर्श बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया गया है, यानी कि बहुत ही समुन्नत तरीके से उस स्नानागार को बनाया गया था, जिससे लीकेज वगैरह का कोई भी संभावना न रहे। साथ ही साथ अगर हम तकनीक की बात करें, निर्माण की तकनीक की बात करें, तो सिंधु सभ्यता में भारत की परंपरागत तकनीक यानी कि जो कि लिंटर और सहतीर पद्धति है उस पर आधारित है, और इसी का प्रयोग दिखता है। हालांकि सिंधु निवासी मेहराब पद्धति से भी परिचित थे, जिसका प्रयोग उन्होंने बहुत ही सीमित किया है और नालियों को ढकने में किया है। और ऐसा लगता है कि सिंधु निवासी मेहराब निर्माण के वैज्ञानिक पद्धतियों से परिचित नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जो भी मेहराब लगाया है वो कोरबेलिंग टेक्निक का उसमें प्रयोग मिलता है।
और जैसा कि बताया कि इन्होंने नगरों का दुर्गीकरण किया था, साथ ही साथ जो शहर बसाया वो ग्रिड पैटर्न से बसाया था। जल निकासी की बहुत ही उत्तम व्यवस्था थी और जो आवासीय ढांचे बने थे बहुत ही सरल थे, जिसमें मुख्य सड़क से घर लगा हुआ था और जो घर के जितने भी दरवाजे थे वो पीछे की तरफ खुलते थे और घर में लगभग जैसा कि आंगन होते थे और स्नानागार भी होते थे और कुआं भी होया करता था घर में। और अगर हम सिंधु सभ्यता के अगर पतन की बात करें तो इसमें पतन के लिए बहुत सारे कारण दिए जाते हैं, जिनमें जो प्रमुख है वो बाढ़ को शामिल किया जा सकता है, भूकंप हैं और जलवायु का परिवर्तन, फिर साथ ही साथ सूखा की जो यानी कि ड्रॉट जिसकी बारंबारता ये भी माना जाता है। फिर नदियों के दिशा परिवर्तित हो गया, ये भी एक वजह है। और अत्यधिक कृषि कार्य इनके द्वारा किया गया और चराई भी कर लिया गया, जिसकी वजह से साथ ही साथ पारिस्थितिकी असंतुलन भी उत्पन्न हुआ, जिसकी वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ और अंत हो गया। फिर साथ ही साथ व्यापार का भी पतन हो गया। और हालांकि कुछ इतिहासकार आक्रमण मानते हैं, लेकिन आक्रमण को बहुत सारे इतिहासकार नहीं स्वीकार करते हैं, और जिसमें स्पष्टतः कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत आक्रमण के कारण नहीं हुआ। एक आध दो जगह बहुत सारे नरकंकाल मिले हैं, लेकिन उसको पूरे सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, जिसमें मेनली बताया है कि पतन कार्य में बाढ़ और भूकंप शामिल हैं। ये था दोस्तों हड़प्पा सभ्यता और उस हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक थोड़ी सी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।